गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का। बेसिकली लाइंस एंड एंगल्स कोई से भी क्लास का हो, मैं बहुत ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट करने वाली हूँ, ज्योमेट्री के बेसिक से स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आपने पहले कुछ नहीं भी समझा हुआ है तो ये कंप्लीट है फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, तो कोई भी ग्रेड वाले बच्चे इसे देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि लाइन का मतलब क्या होता है। लाइन एक सिंगल डायमेंशनल फिगर है जिसकी सिर्फ एक डायमेंशन होती है और वो है लेंथ। लाइन का सिर्फ लेंथ माना जाता है, ब्रेथ नहीं माना जाता। अब ये तीन चीज़ें हैं, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, इन तीनों में हम डिफरेंस समझेंगे। जब भी हम लाइन की बात करते हैं या फिर स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन, तो हम इसे दोनों साइड में एरो से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन की कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती, ये इनफाइनाइटली इंक्रीज की जा सकती है जब हम सिर्फ लाइन बोलते हैं। हम इस लाइन को डिनोट करते हैं सिंगल अल्फ़ाबेट से, जो कि स्मॉल होना चाहिए। जैसे ये लाइन का नाम ए हो सकता है, एल हो सकता है, एम हो सकता है, ऐसे इस लाइन को डिनोट किया जाता है। अगर हम टू अल्फ़ाबेट से इस लाइन को डिनोट करेंगे तो हम दो पॉइंट्स ले लेंगे कोई भी, और उसमें कैपिटल से हम लिखेंगे और हम ऐसे लिखेंगे ए बी, लाइन ए बी, और दोनों तरफ एरो होना चाहिए। जब हम लाइन के बारे में बोलते हैं तो दोनों तरफ एरो होना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली, और इसकी कोई भी एक फिक्स लेंथ नहीं होती, इसकी इनफाइनाइट लेंथ होती है। जब हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो लाइन सेगमेंट दोनों तरफ से रुक गई है। सपोज ये 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की लाइन है, तो हम इसको कैपिटल अल्फ़ाबेट से ही डिनोट करते हैं, दो कैपिटल अल्फ़ाबेट से, और हम ऐसे लिखते हैं ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, और इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ओके, सो लाइन सेगमेंट इज ऑफ फिक्स्ड लेंथ। जब हम रे की बात करते हैं तो रे में एक तरफ एरो रहता है, और इसको भी हम दो अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, रे ए बी। इसकी भी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, क्योंकि अगर एक तरफ से भी आप एक्सटेंड करोगे तो वो तो लेंथ उसकी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, एक बात और, जब हम लाइन की बात करते हैं तो मैं ए बी लिखूं या बी ए लिखूं, बात एक ही है। ठीक है, लाइन सेगमेंट की भी बात करते हैं तो ए बी और बी ए सेम है, लेकिन रे में ए बी और बी ए सेम नहीं है। जब मैं बी ए रे बोलूंगी तो ये ऐसा हो जाएगा, बी ए रे, बी से ए की तरफ। ओके, तो ए बी रे और बी ए रे दोनों सेम नहीं होती है। ठीक है, ए बी रे मतलब एरो जो है वो बी की तरफ है, ए से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, और बी की तरफ एक्सटेंड हो रही है वो रे। सो रेज आर डिफरेंट, लाइन्स आर डिफरेंट एंड लाइन सेगमेंट्स आर डिफरेंट। होपफुली आपको इन तीनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू सम अदर एलिमेंट्स ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स। अब हम देखते हैं कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर मतलब जो एक लाइन में है, इसमें लाइन वर्ड छुपा हुआ है, कोलिनियर, लाइन, LINE। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब जो पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं और उन तीनों से क्रॉस करके एक सिंगल लाइन बनाई जा सकती है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जिनको क्रॉस करके हम सिंगल लाइन नहीं बना सकते। जैसे ये तीनों से क्रॉस करके मैं सिंगल लाइन नहीं बना सकती, आई हैव टू मेक टू डिफरेंट लाइंस। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स विल ऑलवेज फॉर्म अ ट्राइंगल। ओके, तो कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज थ्रू विच अ सिंगल लाइन कैन पास थ्रू। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में सिंगल लाइन नहीं क्रॉस हो सकती। ठीक है, अब हम देखते हैं एंगल्स। एंगल क्या होता है, जब दो रे एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो एंगल फॉर्म होता है। ये इन दोनों के बीच का ये जो एंगुलर डिस्टेंस है, जैसे अगर सपोज ये दो रेस बहुत पास पास है तो ये छोटा एंगल फॉर्म होगा। ये दो रेज अगर बहुत दूर दूर है स्प्रेड, तो ये बड़ा एंगल फॉर्म होगा। अब आप देखो, ये जो एंगल का बीच का पॉइंट है ये वर्टेक्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है, वर्टेक्स। इस पॉइंट को मैं ए देती हूँ, और ये दोनों जो हैं, ए बी एक रे हो गई और ए सी एक रे हो गई, इन दोनों रेस की वजह से ये एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ए बी जो रे है और ए सी जो रे है, इन दोनों को हम आर्म्स कहते हैं। ओके, आर्म्स ऑफ द एंगल। अब हमें बेसिकली देखना है कि एंगल का नेमिंग कैसे किया जाता है। जब भी हम एंगल का नेम करते हैं तो उस एंगल को हम सिंगल अल्फ़ाबेट से भी डिनोट कर सकते हैं, और वो अल्फ़ाबेट होगा इसका वर्टेक्स जो है, एंगल ए। बट ये जो है ये स्टैंडर्ड मेथड नहीं माना जाता। एंगल को जब भी हमें नेम करना होता है तो हम तीन अल्फ़ाबेट से नेम करते हैं, और हम इसको लिखते हैं एंगल BAC। वर्टेक्स हमेशा बीच में होना चाहिए, ए जो वर्टेक्स है बीच में होना चाहिए, और आर्म्स के जो दो अल्फ़ाबेट्स हैं वो साइड में होने चाहिए, फर्स्ट और थर्ड।
इस एंगल का नाम एंगल CAB भी लिखा जा सकता है, ठीक है। बट इसमें अभी एक और चीज़ है जो हमें समझने वाली है। लेट्स से एक कुछ ऐसे एंगल्स बन रहे हैं, 2-3 एंगल्स बन रहे हैं। ये वर्टेक्स जो है वो A है, दिस पॉइंट इज B, ये C है और ये D है। अब अगर मैं सिर्फ एंगल A लिखती हूँ तो इसमें बहुत सारे एंगल्स है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है और ये पूरा भी एक एंगल है। इन सब के मेजर अलग हो सकते हैं। ये रेड वाला जो एंगल है वो 20 डिग्री हो सकता है, ग्रीन वाला एंगल 30 डिग्री हो सकता है, तो ब्लू वाला एंगल जो है वो इन दोनों का सम होगा और ब्लू वाला एंगल जो है वो 50 डिग्री होगा। तो इनके नेमिंग कैसे करेंगे? जब मैं 20 डिग्री एंगल की बात कर रही हूँ तो ये एंगल किस वर्टेक्स से बना है? वर्टेक्स तो A है, लेकिन ये आर्म्स कौन कौन से हैं? इस 20 डिग्री के आर्म कौन कौन से? एक तो ये AB आर्म हो गया और एक AC आर्म हो गया। तो यहाँ पे B और C आएगा। एंगल BAC इज 20 डिग्री, एंगल CAD विल बी 30 डिग्री, क्योंकि वर्टेक्स सबके A हैं बट आर्म्स आप देखिए 30 डिग्री किस आर्म से बन रहा है? एक AC आर्म से बन रहा है और एक AD आर्म से बन रहा है। और सिमिलरली 50 डिग्री जो एंगल है वो बनेगा BAD, क्योंकि उसके आर्म्स AB और AD है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एंगल्स का नेमिंग करते हैं। एक बार हम डिफरेंट टाइप के एंगल्स देख लेते हैं। आप लोगों ने ये बहुत बचपन में पढ़ा होगा, बट स्टिल क्योंकि हम यहाँ पे पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए मैं आपको पूरा बताना चाहती हूँ। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। हम ऐसा लिखते हैं एंगल को, 90 डिग्री से कम होता है, लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, ओके। 90 डिग्री या राइट एंगल वो होता है जो एल शेप का होता है, ओके। थोड़े उल्टे पुल्टे भी हो सकते हैं बट एल शेप, ओके। स्ट्रेट एंगल वो होता है एक स्ट्रेट लाइन जिसमें वर्टेक्स ऐसा बीच में रहेगा एंड आर्म्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। दिस इज 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। अब जीरो, जीरो जब दोनों आर्म्स ओवरलैप कर रही हैं एंड कंप्लीट एंगल उसके अपोजिट वाला 360 डिग्री एंड जीरो एंगल इज 0 डिग्री। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जब एक एंगल एक्यूट है तो उसका बैक वाला जो एंगल है वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। रिफ्लेक्स मतलब होता है जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो, विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, मतलब ये दोनों मिलके कंप्लीट एंगल बना देते हैं। ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल में भी जो बैक एंगल होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है, ठीक है। 90 डिग्री में भी ये जो बैक एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता है, बस स्ट्रेट एंगल का बैक एंगल जो रहता है वो भी स्ट्रेट एंगल होता है। और ज़ीरो का जो बैक एंगल रहेगा वो कंप्लीट एंगल रहेगा, कंप्लीट एंगल का बैक एंगल जो रहेगा वो ज़ीरो रहेगा। तो रिमेंबर रिफ्लेक्स इज मोर देन 180, और किसी भी एंगल का अगर हमें रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना होता है तो हम उसको 360 से माइनस कर देते हैं, ओके। तो उसका रिफ्लेक्स एंगल मिल जाता है हमें। अब हम जो लाइंस एंड एंगल्स के पर्टिकुलरली जो काम की चीज़ें हैं वो हम देखेंगे अभी यहाँ पे। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मतलब दो एंगल्स, पेयर का मतलब होता है टू, तो दो एंगल्स जब मिलके एक लाइन बना दें उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। जैसे सपोज एक एंगल ऐसा है और दूसरा एंगल ऐसा, तो उसके एक आर्म मिलके एक सिंगल लाइन बना रहे हैं। दीज टू एंगल्स आर नोन एज लीनियर पेयर। एंगल AOB प्लस एंगल BOC विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर विल ऑलवेज मेक 180 डिग्री। दो एंगल्स जो स्ट्रेट लाइन बना दे जिनकी एक आर्म्स, दैट इज नोन एज लीनियर पेयर एंड it will always make 180 डिग्री। now adjacent angle, लीनियर पेयर में ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं AOB और BOC वो एडजेसेंट एंगल भी होते हैं। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है जिसका वर्टेक्स कॉमन है और एक आर्म कॉमन है, ठीक है। तो इस दोनों एंगल में O जो वर्टेक्स है वो कॉमन है और OB आर्म जो है वो कॉमन है, तो ये एडजेसेंट एंगल भी हुआ। लेकिन एडजेसेंट एंगल सिर्फ यही नहीं होता, और भी हम एग्जांपल्स देखते हैं एडजेसेंट एंगल के। जैसे ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, PQR और RQS। PQR एंड RQS आर एडजेसेंट एंगल, दोनों का एक वर्टेक्स कॉमन है Q एंड दोनों का QR जो है आर्म वो दोनों ही कॉमन है, ठीक है। तो दीज टू आर एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट मतलब होता है नेक्स्ट। अब जैसे हम कुछ एक एग्जांपल देखते हैं जो एडजेसेंट एंगल नहीं है। जैसे ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं है क्योंकि इन दोनों का वर्टेक्स कॉमन नहीं है, ओके। इन दोनों का वर्टेक्स कॉमन नहीं है तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं हुए। एक आर्म ज़रूर कॉमन है तो दिस इज़ नॉट एडजेसेंट एंगल। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
जैसे ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल एडजेसेंट नहीं हुए क्योंकि दोनों का वर्टेक्स तो कॉमन है पर दोनों की आर्म्स कोई भी कॉमन नहीं है। इस वाले एंगल में ये दोनों आर्म्स है ग्रीन वाली और ये एंगल में रेड आर्म कॉमन है। इस एंगल में ग्रीन आर्म्स हैं और दूसरे एंगल में ये रेड आर्म्स है, दोनों में कोई भी आर्म्स कॉमन नहीं है, सिर्फ वर्टेक्स कॉमन है, तो ये भी एडजेसेंट एंगल्स नहीं कहलाएंगे। अब हम कुछ एक और डेफिनेशंस देखते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। जब भी किसी दो एंगल्स का सम, चाहे वो से एक साथ हों, एडजेसेंट हों, नहीं हों, लीनियर पेयर हों, व्हाटएवर, बट अगर किसी भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाता है, जैसे 30 और 60, 30 डिग्री और 60 डिग्री, एक 30 डिग्री का एंगल है, एक 60 डिग्री का एंगल है, इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो जाता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जब किसी दो एंगल का सम 180 हो जाता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर द पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम 180 होता है। ओके, तो अभी हमने क्या क्या देखा? हमने देखा एडजेसेंट एंगल हम किसे कहते हैं, जिनका वर्टेक्स कॉमन, एक वर्टेक्स कॉमन और एक आर्म कॉमन, दोज आर एडजेसेंट एंगल्स, आजू बाजू वाले होते हैं वो। लीनियर पेयर, जब दो एंगल मिलके एक लाइन बनाते हैं तो दे आर नोन एज लीनियर पेयर। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दैट वी हैव नॉट सीन। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जब कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, अगर ये 120 डिग्री है तो इधर का भी 120 डिग्री होगा। ओके, अब इसमें एक और बात नोटिस करने की है कि अगर ये दो लाइन नहीं हो, चार लाइंस हो जाए ऐसे, तो ये दीज टू आर नॉट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट तभी होंगे जब दोनों सिंगल लाइन होंगी, ठीक है, तभी ये वाला एंगल इसके इक्वल रहेगा और ये वाला एंगल इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ओके, देन वी हैव सीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये सारे लाइंस एंड एंगल्स के डेफिनेशन हो गए। इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम पैरेलल लाइंस देखते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। पैरेलल लाइंस पहले समझो कि क्या होता है। दो लाइंस तब पैरेलल होती हैं जब उनको कितना भी एक्सटेंड कर दिया जाए बट वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, या यूं कह लो कि इनफाइनाइट में इंटरसेक्ट होंगी, या कभी भी वो एक दूसरे से टकराएंगी नहीं। ठीक है, जैसे कॉपीज की जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती है, रेल की पटरी जो होती है वो पैरेलल लाइंस होती है। ठीक है, और नॉन पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो अगर अभी नहीं भी टकरा रही हैं बट उसको अगर हम आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो वो टकरा जाएंगी। इसको आगे की ओर अगर हम एक्सटेंड करेंगे, आगे या पीछे कहीं पे भी, तो वो बाद में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तो वो नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं। तो दिस इज नॉन पैरेलल लाइन, दिस इज पैरेलल लाइन। ओके, जब भी हम किसी लाइन को पैरेलल लिखते हैं तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। जैसे सपोज ये लाइन ए बी है और ये सी डी है, तो हम लिखते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी, इस तरीके से हम लिखते हैं उसको, पैरेलल लाइंस को। ओके, अब ये ट्रांसवर्सल क्या होती है? ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो किसी भी दो लाइन को इंटरसेक्ट करी, दोनों लाइन को अगर काट रही है कोई लाइन तो वो ट्रांसवर्सल कहलाएगी। जैसे पी क्यू एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन दोनों लाइंस एल और एम को काट रही है। वो पैरेलल लाइंस को भी काट सकती है और नॉन पैरेलल लाइंस को भी काट सकती है। तो पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल एंड ए बी एंड सी डी आर द पैरेलल लाइंस। ओके, अब पैरेलल लाइंस की क्या प्रॉपर्टी होती है वो हम देखते हैं। जब दो पैरेलल लाइंस जब एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट होती है तो इट मेक्स टोटल 8 एंगल्स। ये एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, टोटल 8 एंगल बन जाते हैं। ओके, अब हम कुछ इस एंगल के नाम दे देते हैं, जैसे 1 और 2 को कलर कर देते हैं हम। एंगल 1 और 2 ये येलो वाले, और 8 और 7 ये चारों एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं क्योंकि ये बाहर की ओर है। ठीक है, ये चारों जो हैं ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। और 4 और 3, 5 और 6 ये इंटीरियर एंगल्स है क्योंकि ये अंदर की तरफ है। ओके, रिमेंबर, येलो वाले एक्सटीरियर एंगल और रेड वाले इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब हम पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देख रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं। जैसे ये वाली जो ट्रांसवर्सल है जी एच, ये ए बी के साथ इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में 1 एंगल बना रही है, तो सी डी के साथ वही सेम 5 बना रही है, तो 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ये 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जैसे सेम टू सेम
उसी डायरेक्शन में। जैसे जब हम नमस्ते में अपना हाथ जोड़ते हैं तो इंडेक्स फिंगर के ऊपर ओवरलैप करती है तो वो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हुए, थम के ऊपर ओवरलैप करता है तो वो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हुए। इसी तरीके से 1 जो है वो 5 के करस्पॉन्डिंग है, 2 जो है वो 6 के करस्पॉन्डिंग है, 3 जो है वो 7 के करस्पॉन्डिंग है और 4 जो है वो 8 के करस्पॉन्डिंग है। ओके, तो ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। और यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और यदि ये पैरेलल लाइन नहीं है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, मतलब एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा ओनली एंड ओनली इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये दोनों पैरेलल होंगे तभी। तो हम इसको दो तरीके से कह सकते हैं कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल होंगे, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, वाइसी वर्सा, दोनों तरीके से। अगर हमें कहीं से पता चल जाए कि एंगल 2 और एंगल 6 बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सी डी जो लाइन है वो ए बी के पैरेलल है। और यदि हमें गिवन हो कि ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के तो हम ये कह सकते हैं कि 2 जो है एंगल 2 वो एंगल 6 के बराबर है, एंगल 8 जो है एंगल 4 के बराबर है, एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के बराबर है। ये 4 पेयर होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, क्योंकि 8 है ना टोटल एंगल्स, तो 4 पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो जाएंगे यदि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो। ठीक है, और पैरेललोग्राम्स वगैरह जो भी आएगा, पैरेलल लाइन के कोई भी फिगर बनता है तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन किसका कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ये विजुअलाइजेशन वाला सब्जेक्ट है, इसमें आपकी आंखों में दिखना चाहिए कि कौन सा एंगल किसके करस्पॉन्डिंग है। ओके, नेक्स्ट जो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है वो है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स में देखो, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये दोनों जो बात कर रहे हैं ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। देखो, एक एंगल आपको ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, दूसरा ट्रांसवर्सल के राइट साइड में दिखाई दे रहा है ना। अब ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स टोटल 4 थे, एक ये पर्पल जो आपको दिख रहा है और एक ये ग्रीन जो मैं मार्क कर रही हूँ। तो ये चारों आपके इंटीरियर एंगल्स थे। तो उसमें ऑल्टरनेट कौन सा हुआ? ऑल्टरनेट वो हुआ एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड, एक ट्रांसवर्सल के राइट साइड, ये दोनों इक्वल हैं। और सिमिलरली ये जो अभी मैंने ग्रीन मार्क किया है ना, ये ग्रीन वाला भी एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो यदि लाइन पैरेलल होंगी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इसकी एक और पहचान हम कर सकते हैं कि ये जेड शेप बनाता है, ऐसे जेड शेप बनाता है। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड शेप बनाता है। तो ये जेड शेप का, अगर ये ऊपर की और नीचे की लाइन पैरेलल है तो ये जो एंगल्स बना रहा है ना अपने वर्टेक्स में, ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। और ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। एक्सटीरियर एंगल में भी एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड, दूसरा ट्रांसवर्सल के राइट साइड, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। हालांकि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बहुत कम प्रॉपर्टीज यूज में आती है, हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही ज़्यादा यूज में आता है। तो आपको ये विजुअलाइज होना चाहिए ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो यदि लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये इफ दिस एंगल इज P एंड दिस एंगल इज Q, then angle P is equals to angle Q. Okay. Now the third property of parallel line is it is about co-interior angles. अब co-interior angles क्या होते हैं? co-interior angles मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो दो एंगल्स बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स, उन दोनों का सम 180 होगा। और सिमिलरली इस तरफ भी ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं इन दोनों का सम भी 180 होगा। तो इनको को-इंटीरियर एंगल्स बोला जाता है, या इनको कहा जाता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या इनको को-इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है, या कहा जाता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मैं बच्चों को अच्छे से जानती हूँ, वो इतना लंबा तो लिखेंगे नहीं, तो उन्हें को-इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ऐसा ही लिखना रहता है। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री आपको ध्यान होगा जिनका सम 180 हो। तो जब भी कोई स्टेटमेंट या रीजन देना होता है तो हम लिखते हैं को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, सो ये 3 प्रॉपर्टीज थी पैरेलल लाइन की, तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी पैरेलल लाइन की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के बराबर होगा, और एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के बराबर होगा। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर हो गए। फिर ऑल्टरनेट एंगल्स में ये आपको जो दिख रहा है पर्पल कलर 3 और 6 बराबर, ग्रीन कलर 4 एंड 5 बराबर, ऑल्टरनेट एंगल्स।
एंगल 2 जो है वो एंगल 7 के बराबर ऑल्टरनेट एंगल्स में, और 8 जो है वो 1 के बराबर। ओके, ये ऑल्टरनेट एंगल्स के पेयर हो गए 4। देन को इंटीरियर एंगल मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते, याद रखिएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, बट को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। तो एंगल 4 और 6 जो है वो 180 डिग्री। यही बात अगर हम नॉन पैरेलल लाइंस में देखें तो 4 और 6 बराबर नहीं होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर नहीं होंगे, ना ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। 1 और 5 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही है यहाँ पर, लेकिन वो बराबर नहीं होंगे। 2 और 6 बराबर नहीं होंगे, 4 और 8 बराबर नहीं होंगे, और 3 और 7 बराबर नहीं होंगे। यहाँ पे भी 3 और 6 जो को इंटीरियर एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री नहीं होगा। ये जिस तरफ डाइवर्ज हो रही है ना, पैरेलल लाइन फैल रही है, मतलब यहाँ पे इन दोनों का सम 180 से बड़ा होगा। और जहाँ पे ये कन्वर्ज हो रही है ना लाइन, जहाँ पे आके मीट होएगी, यहाँ पे वो 180 डिग्री से छोटा होगा। एंगल 4 और एंगल 5 का सम 180 से छोटा होगा, इट विल बी लेस देन 180। ओके, और ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। तो आपको समझ आ गई होगी अभी तक कि पैरेलल लाइन की जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, alternate angles are equal, and sum of co-interior angles is 180 डिग्री। और यदि इसका वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, यदि हमें कहीं से पता चल जाए कि एंगल 3 और एंगल 5 180 डिग्री हैं, तो हम कह सकते हैं कि लाइन A is parallel to line B. Opposite is also true. So this was all about lines and angles. We can solve all the exercises of lines and angles with the help of these concepts. Have a good day. Bye bye.